अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है कि जी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और इसके बाद हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर इसके हम टाइप्स देखेंगे। ठीक है। और चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं कि जी इक्विलिब्रियम होता क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम जब हमारे पास, मैं जैसे कि कॉमन एग्जांपल लेता होता हूँ, ए प्लस बी हमें बनाते हैं हमारे पास सी प्लस डी। तो किसी टाइम पे हमारे पास ए की ए और बी मीन के हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, कहीं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कम होंगे। तो कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ मूव करते हैं। तो इसको देखने के लिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ए प्लस बी से सी प्लस डी बनने का, मीन के प्रोडक्ट्स बनने का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और फिर दूसरा जो वापस रिएक्शन उसको बोलेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम इसको मैथमेटिकल देखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो हमारा ये क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसके अंदर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मीन के उसकी मिकदार इज इक्वल टू होती है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है कि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं कि आप लिखेंगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ग्राफिकली एज, ये आप लाइन लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे करेंगे। ठीक है। तो इसमें आप क्या लेंगे कि जी रेट ऑफ रिएक्शन आप यहाँ पे लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, और नीचे आप लिखेंगे जी टाइम इन सेकंड्स। ठीक है। तो रिएक्शन के शुरू में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स मैक्सिमम होते हैं। आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे जी रिएक्टेंट्स हमारे पास सारे के सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, मीन के मैक्सिमम तादाद में पास रिएक्टेंट्स होते हैं। और यहाँ पे आप ले लेंगे जी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। ठीक है। टाइम के साथ साथ हमारे रिएक्टेंट्स थोड़े कम होते जाते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन लगेंगे, और हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो थोड़े क्या होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में बराबर हो जाएंगे। मैं इसको पॉइंट ए का नाम देता हूँ, और इसको पॉइंट बी का नाम देता हूँ, इसको पॉइंट सी का नाम देता हूँ। तो जो पॉइंट सी है आप इस ऊपर यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम। तो हमारा पॉइंट जो सी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम। तो आप लिखेंगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज। ठीक है। तो आप इसके बाद ये सिंपल ग्राफ आपने बना देना है। ठीक है। तो इसके बाद है कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं इक्विलिब्रियम की। पहली टाइप्स हम देखते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम होते हैं, दूसरी होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब हमारे पास क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि जी स्टैटिक का मतलब होता है स्टॉप्ड, या आप कह लें कि रुका हुआ। ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग रुकी होती है ना, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है। तो मीन के इसके अंदर क्या क्या होता है इसकी डिफिनेशन हम देखते हैं। चलो इसको देखते हैं कि आप लिखेंगे व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स, जब रिएक्शन रुक जाता है, एंड डू नॉट प्रोसीड। आपकी बुक के अंदर इसकी अच्छी डेफिनेशन लिखी है, व्हेन रिएक्शन सीज्ड टू प्रोसीड। अगर वो वर्ड आपको याद है तो वो लिख सकते हैं, या फिर आप ये वाला कर सकते हैं। आसान केमिस्ट्री का मकसद ये है कि आपको आसान बताया जाए। व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स एंड डू नॉट प्रोसीड, तो इट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। सिंपल डेफिनेशन इसे आपने इसकी करनी है। तो इसकी एग्जांपल आप लिखेंगे आ स्टैंडिंग बिल्डिंग, खड़ी हुई इमारत, जो है वो किसकी एग्जांपल है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसमें जी कोई स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, डायनामिक होता है मुतहरिक। मीन के रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स बिल्कुल बराबर होते हैं, लेकिन बिल्कुल बराबर और दोनों सीमत में चल रहे होते हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आप लिखेंगे व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन
ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स become equal and reaction do not stops, रिएक्शन रुकता नहीं है, but proceed equally on both sides। ठीक है, अगर H2 प्लस I2 है, मैं आपको समझाता हूँ इसकी डेफिनेशन, 2HI बनाता है, तो ये रिएक्शन रुकता नहीं है, लेकिन बराबर मिकदार में इसके रिएक्टेंस प्रोडक्ट्स होते हैं। बिल्कुल आप कह लें कि थोड़े थोड़े ना होने के बराबर रिएक्टेंस प्रोडक्ट्स आपस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन हो रहे होते हैं। इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन बराबर होती है, इसलिए हम लिखते हैं व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, मीन के फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होती हैं और रिएक्शन नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता, क्या होता है इसके बाद, वो रिएक्शन दोनों तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इसकी एग्जांपल क्या है, यही इसकी एग्जांपल है। ठीक है, या आप इसकी एग्जांपल कोई और भी करते हैं, या सिंपल भी आप लिख सकते हैं, कोई जो भी लिखना चाहें। ठीक है, तो ये हो गया डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलें जी, इसके बाद हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि, अच्छा जी, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का ना ये हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से स्किप करें, यहाँ से इसको हम रेज कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है, क्या आता है, एक मिनट, अच्छा जी, मुझे याद आ गया कि हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसको देखते हैं कि वो क्या क्या होती हैं। तो इसको देखते हैं कि हमारे पास जो फॉरवर्ड होता है ना, फॉरवर्ड और मैं रिवर्स का, चलो मैं जी यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने सेंटर में इसको लाइन लगा कर लिखने के। फॉरवर्ड का रिएक्शन ये है कि इट फॉर्म प्रोडक्ट्स, ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट्स बनाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन क्या बताता है, आप लिखने के इट फॉर्म रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये क्या बनाता है, रिएक्टेंट्स बनाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि ये मूव फ्राम लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है। और ये क्या करता है, मूव फ्राम राइट टू लेफ़्ट। ठीक है जी, ये आपका राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है। और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इन स्टार्ट इट इज़ फास्ट, शुरू में वो फास्ट होता है। अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें कि इट इज़ स्लो इन द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, स्टार्ट में ये क्या होता है, स्लो, क्योंकि ये स्टार्ट में फास्ट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, तो आप कह लेंगे इट डिक्रीज, या आप कह लें कि स्लो डाउन हो जाता है, इट स्लो डाउन, DOW, स्लो डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। आप इसको कहेंगे इट स्पीड अप ग्रेजुअली, तो ये होता है हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ाता है। इसके बाद हमने क्या देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं कि हमारी जो पहली कंडीशन है वो सबसे यह है कि इट अचीव ओनली इन क्लोज सिस्टम। ठीक है जी, ये हमेशा क्लोज सिस्टम में ही अचीवेबल होता है, ओपन सिस्टम में हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात है कि रिएक्शन डू नॉट स्टॉप्स, हमारा जो रिएक्शन होता है फॉरवर्ड हो या चाहे रिवर्स हो, वो रुकता नहीं है। फॉरवर्ड रिएक्शन में या रिवर्स रिएक्शन में ये क्या होता है, होता रहता है। फिर इसके बाद है कि इसकी कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज, इसके अंदर कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, वो तब्दील नहीं होती, बिल्कुल हमेशा बरकरार रहती है। अगर आप कुछ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की निकाल लें तो जो भी बाकी रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन बचेगी वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में या प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की दोबारा इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चौथी बात इसमें हम करते हैं कि
इट इज़ अटेनेबल इधर एनी साइड। ठीक है, यही बात अभी मैं कह रहा था कि अगर हम प्रोडक्ट्स निकाल लें तो जितने रिएक्टेंट्स होंगे वो दोबारा प्रोडक्ट्स बन के उनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ कि हमारे पास 10 रिएक्टेंट्स हैं और 10 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अगर उसमें से हम क्या करते हैं कि जी 6 प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं, बाकी बच गए टोटल 14, तो उसमें हमारे पास 7 रिएक्टेंट्स रह जाएंगे और 7 प्रोडक्ट्स रह जाएंगे। अगर हम उसमें से फिर 2 निकाल लें तो हमारे पास फिर 6 रिएक्टेंट्स रह जाएंगे और 6 प्रोडक्ट्स रह जाएंगे। ठीक है, मीन के ये कहीं से भी अटेनेबल, अगर हम रिएक्टेंट निकालें या प्रोडक्ट्स निकालें। इसके बाद हमारा 5वां और लास्ट पॉइंट है कि अगर हम इसको डिस्टर्ब करें तो दोबारा से दोबारा मीन के अटेन हो सकता है। इट, अब लिखेंगे कैन बी डिस्टर्ब्ड, इट कैन बी डिस्टर्ब्ड अगेन एंड अगेन, हम इसको दोबारा से दोबारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जी ये थी आज की वीडियो। तो इसमें आपने क्या करना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इसका लिंक ड्राइव का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। या आप मेरे से सजेशन ये है कि आप लोग ना इसके साथ साथ अपने नोट्स बनाएं और अपने रजिस्टर और कॉपी पे लिखते जाएं, क्योंकि जो नोट्स आप खुद बनाएंगे वो आपको याद भी हो जाएंगे और आप उसको दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ रिवाइज़ करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें जी, बाकी मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके जी, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।